बच्चों कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22 गणित विषय की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र हमारे पास है और इस प्रश्न पत्र में हम प्रत्येक प्रश्न एक प्रश्न को सरल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इसके उत्तर देना था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए थे, उनको आप भली भांति पढ़ सकते हैं और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न थे, जिसके 1 अंक वाले 6 प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, यदि एक पेन की कीमत 8 रुपये तो 12 पेन की कीमत हमें बताना था। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 8 में 12 का गुणा करना था और लिख देना था। तो इसका आंसर आता आपका दूसरे नंबर का बा आंसर 96। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होगा। तो इसका सही आंसर था आपका अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त होती है घात में, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि y धन 2 y की घात ऋण 1 हमें प्राप्त होता है। अब चौथा प्रश्न है, समीकरण y बराबर 3x धन 5 का, तो इसमें इसका आंसर देना था आपको। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 असमरेख बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या है, तो केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। इससे आप ये ध्यान में रखे होंगे। और इसके बाद बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो यहाँ पे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr r धन h के बराबर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना था हमें। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, 50 में 7 का भाग देने पर शेषफल का मान होगा। तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होता है, इसमें 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। इसे सरल रेखा लिखना था। इसमें रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे हम किरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, तो समचतुर्भुज के विकर्ण आपको पता होना चाहिए कि लंब होते हैं एक दूसरे पर और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। इसके बाद किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। और अंत में इसमें अंतिम प्रश्न था, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का 1/2 होता है। तो इसमें इस प्रकार से ये आंसर दिए जाने थे। इसके बाद है सही जोड़ी बनाकर लिखने वाले प्रश्न, जिसमें हम पहला प्रश्न देख रहे हैं कि सही जोड़ी हमें बनाना था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है सही जोड़ी। इसमें आप इस तरीके से मैच कर सकते थे। पहला था 0.703/10, इसका आप मैच कर सकते थे गा से। दूसरा मैच कर सकते थे, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या घटाने पर प्राप्त होती है और 3/5 में जब हम भाग देते हैं तो इसका आंसर 0.6 प्राप्त होता है। और इसके बाद ऋण 528 में 6 का भाग देते हैं तो ऋण 88 प्राप्त हो जाता है। और दोनों संख्याओं का योग करते हैं तो यह 1.01 के बराबर प्राप्त होती है। और अंत में 3 और ऋण 4.5 का जब आपस में गुणा होता है तो 13.5 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैच करना था आपको। इसके बाद सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य था। इसके बाद अगला है, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है। और एक ऋजुकोण की माप 180 अंश होती है, तो यह कथन भी सत्य होगा। और इसके बाद दो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो यह कथन भी सत्य होगा। और अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, तो यह कथन भी सत्य ही है। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यह कथन भी सत्य होगा। अगला यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसके बाद ये एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न थे। 7 प्रश्न दिए गए थे। रैखिक बहुपद की परिभाषा हमें देनी थी, तो रैखिक बहुपद की परिभाषा आप दे सकते थे। किसी बहुपद में यदि चर राशि की घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, ax की घात 1 धन b या ax धन b के रूप में। इसके बाद बिंदु 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 अंश का है तो अन्य दो कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना था 40 अंश। तो इसको कैसे लिख सकते थे आप, 180 में से 50 घटाते, और चूंकि एक कोण आपका 90 अंश था, अब आप घटा लीजिए तो यहाँ पे हमें 40 अंश प्राप्त हो जाता। अगला है, समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र आपको बनाना था। इस तरीके से आपको समांतर चतुर्भुज का एक नामांकित चित्र बना देना था। ABCD आप दे देते तो ये समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र हो जाता। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC हो तो इसका अर्ध परिमाप होता है, तो इसका अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर A + B + C/2 होता है। और शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र, तो यह होता है 1/3 πr² h के बराबर। और प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए हमें प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या सूत्र लिखना था। इसके बाद चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ अन्य प्रकार के 2 अंक वाले प्रश्न दिए गए थे, जिसमें 5 धन कर्णी 7 और 3 धन 2 कर्णी 2 को सरल करना था। और इसी प्रकार से इसके अथवा में कर्णी 5 धन कर्णी 2 की घात 2 का मान ज्ञात करना था। इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से सरल किया जा सकता था, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। यहाँ हम 5 धन कर्णी 7 और 3 धन 2 कर्णी 2 को सरल कर रहे हैं। तो 5 का गुणा आप यहाँ पे 3 धन 2 कर्णी 2 में करते, 5 का गुणा पहले करेंगे और फिर कर्णी 7 का गुणा इसी कोष्टक में करेंगे और सरल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सरल करने पर हमें 15 धन 10 कर्णी 2 धन 3 कर्णी 7 धन 2 कर्णी 14 के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था उसमें आपको कुछ इस तरीके से हल करना था। तो ये अथवा वाला प्रश्न है, जिसमें हमें कर्णी 5 धन कर्णी 2 की घात 2 और
इनका आपस में गुणा करना था। 2 तरीके हो सकते थे, जिस दोनों तरीके हमने बताया है। इनको 2 बार हम कोष्टक बना ले और करनी 5 का पहले इस कोष्टक में गुणा करेंगे और फिर करनी 2 का इसी कोष्टक में गुणा करेंगे और फिर इसके बाद इसको सरल कर लेंगे। सरल करने पर हमें 5 धन 2 करनी 10 धन 2 या 7 धन 2 करनी 10 प्राप्त हो जाता। इसके बाद दूसरा तरीका यह था कि यहाँ हम इसमें सूत्र का उपयोग करते, इसको इस तरीके से लिख सकते थे, ए का मान करनी 5 के रूप में और बी का मान करनी 2 के रूप में, और इसे हम सरल करते तो 7 धन 2 करनी 10 हमें प्राप्त हो जाता। अब प्रश्न क्रमांक 7वां दिया गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो 32 की घात 2/5 को हल करना था और दूसरा इसी के अथवा में दिया गया था कि 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5 को सरल करना था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 32 की घात 2/5 को किस तरीके से सरल किया जा सकता था। यहाँ हमने 32 के गुणनखंड निकाल लिए और गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि 2 की घात 5 के रूप में प्राप्त होता है और इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 2/5। यहाँ 5 से 5 हम कैंसिल करते हैं तो 2 बचता है और 2 की घात 2 का अर्थ है 2 गुणित 2 बराबर हमें 4 प्राप्त हो जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5, तो इसे हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पे घातें जुड़ जाती हैं जबकि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, तो यहाँ पे आधार समान है। 2 की घात 2/3 धन 1/5 करेंगे और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 10 धन 3/15 प्राप्त हो जाएगा और सरल करने पर 2 की घात 13/15 हमें आंसर मिल जाता है। 8वां प्रश्न दिया गया था आपको सीधे गुणा ना करते हुए 97 गुणित 103 का मान ज्ञात करना है और इसके अथवा में दिया गया था कि बहुपद 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1 के गुणनखंड ज्ञात करना है। स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले 97 और 103 का बिना गुणा किए सीधे गुणा किए इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए आप 100 ऋण 3 इसे लिख सकते हैं 97 को और 100 धन 3 103 को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सूत्र जानते हैं धन बी और ऋण बी का गुणा a का वर्ग ऋण b के वर्ग के रूप में होता है, सर्वसमीका के रूप में हम इसे जानते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 100 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग और इसे लिख सकते हैं 10,000 ऋण 9 9,991 इसका हल प्राप्त हो जाता है। इसके अथवा वाला जो प्रश्न था कि 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1 के गुणनखंड ज्ञात करना था, तो इसे हम इस तरीके से हल कर लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस 12 के जो गुणनखंड है वो 3 और 4 के रूप में प्राप्त हो जाते हैं जबकि इसका योगफल 7 प्राप्त हो जाता है। तो 3 × 12 हम लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे हम ऋण 3x ऋण 4x। अब यहाँ पे जब हम दोनों के जोड़ियां बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो 12x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4x ऋण 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 3x उभयनिष्ठ लेते हैं इससे, तो 4x ऋण 1 बचेगा और यहाँ से 1 उभयनिष्ठ लेते हैं तो 4x ऋण 1 बचेगा। इस प्रकार से 3x ऋण 1 दूसरे कोष्टक में हमें प्राप्त हो जाता है जबकि यहाँ से हम 4x ऋण 1 को सार्वभौमिष्ठ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बहुपद px बराबर 3x की घात 2 ऋण 5x धन 7 के लिए p1 का मान ज्ञात करना है और x ऋण 1 बहुपद px x का वर्ग धन x धन k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसे इस तरीके से ज्ञात कर लें। हमें यहाँ पे ज्ञात है px बराबर 3x की घात 2 ऋण 5x धन 7 और चूंकि दिया गया है p1 का मान ज्ञात करना है तो x के स्थान पे हम 1 रख देते हैं और यहाँ पे इसे सरल करते हैं तो 3 ऋण 5 धन 7 अर्थात 10 ऋण 5 बराबर 5 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था कि k का मान ज्ञात करना है और x ऋण 1 बराबर हम देख लेते हैं कि x का हल है तो x बराबर 1 हमें पक्षांतर करने पर प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पे p1 का मान ज्ञात कर लें और 1 x के स्थान पे रख दें तो 1 का वर्ग धन 1 धन k प्राप्त हो जाता है और 1 और 1 2 हो जाता है और k का मान यहाँ से हमें ऋण 2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 हमें दिया गया था कि बिंदु 3 ऋण 8 में भुज और कोटि का मान ज्ञात करना है और इसी तरीके से बिंदु दिए गए थे किन चतुर्थांश में स्थित हैं लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों बिंदु 3 ऋण 8 जिसमें 3 भुज है x का मान है और कोटि ऋण 8 है y का मान है, इस तरीके से हमें लिखना था। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे निम्न बिंदुओं को दर्शाना था, किस चतुर्थांश में स्थित है बताना था, तो हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है और आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते थे कि कौन से चतुर्थांश में बिंदु स्थित है। तो सबसे पहला बिंदु था 2 3, तो यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद 4 ऋण 5 दिया गया था तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है और इसके बाद दिया गया था हमें ऋण 3 ऋण 4, यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और ऋण 1 3 यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बिंदु क्रमशः इन चतुर्थांश में स्थित थे। बच्चों यहाँ पे 11वां प्रश्न देख रहे हैं, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर x धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए और इसके अथवा में दिया गया था कि k के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। तो इसे हमें सरल करना है। तो कुछ इस तरीके से आप सरल कर सकते थे जिसमें आप देख रहे हैं कि बिंदु 3 4 दिए गए हैं तो x का मान यहाँ से हम 3 और y का मान 4 रखते हैं। जो दिया गया समीकरण है उसमें हम x और y के मान रख दें और सरल करें, इसका मान प्राप्त हो जाता है। इसी के अथवा में जो प्रश्न दिया गया था जिसमें बिंदु दिए गए थे x बराबर 2 और y बराबर 1, इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि समीकरण में हम मान रख देते हैं और यहाँ से हम जब हल करते हैं तो 4 धन 3 बराबर k प्राप्त होता है जिससे हमें k का मान 7 के रूप में प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 में किस प्रकार के प्रश्न का समावेश था? समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि AE लंब है DC और AB बराबर 16 सेंटीमीटर AE बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और इसी के अथवा में जो प्रश्न दिया गया था उसको देख रहे हैं आप यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज का आधार शीर्ष लंब 7 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12 के अनुसार यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे कि हम जानते हैं कि ABCD का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख सकते थे AB और AE के रूप में और यहाँ पे आधार गुणित ऊंचाई है और यहाँ मान ज्ञात है 16 गुणित 8 लिख देंगे और 128 वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ से क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं और फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि समीकरण
इस समांतर चतुर्भुज में यदि हम पुनः क्षेत्रफल देखें तो यहाँ हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ईडी गुणित सी एफ के बराबर, और यहाँ से हम दोनों समीकरणों की तुलना कर लें 1 और 2 की, तो यहाँ से 128 बराबर एडी गुणित सी एफ, और जैसा कि हम जानते हैं कि सी एफ का मान 10 के बराबर है, तो इस स्थिति में यहाँ से हम 10 मान रखेंगे और एडी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 128/10 अर्थात 12.8 सेंटीमीटर में इसका हल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अथवा प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जबकि 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब इसका सूत्र होता है, और 1/2 यहाँ पे 15 गुणित 7 हम लिख देते हैं, और इस तरीके से यदि सरल करें तो 105/2 वर्ग मीटर यानी 52.5 वर्ग मीटर हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। 13वां प्रश्न देख रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके अथवा में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न क्रमांक 13 के हल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ज्ञात है हमें व्यास 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, व्यास में 2 का भाग देते हुए तो 10.5 सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाती है, और यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 गुणित 22/7 पाई का मान रखेंगे और 21/2 गुणित 21/2 लिखेंगे, और इसे सरल कर देंगे तो यहाँ पे हमें 1386 वर्ग सेंटीमीटर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न इसके अथवा में जो दिया गया था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 1/2 होता है, और ए का मान हम 6 रखते हैं, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग लगा हुआ है, और यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 216 वर्ग सेंटीमीटर इसका हल हमें मिल जाता है। 14 की बात करते हैं, इसमें एक सिक्के को 50 बार उछालने पर 28 बार चित व 22 बार पट आता है, तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और इसी के अथवा में दिया गया था कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, और चौका न मारे जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात है हमें कुल जो घटना घटित हो रही है उसके परिणामों की संख्या n बराबर 50। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है चित्त 28 बार प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पहली घटना हुई, और दूसरी घटना में पट 22 बार प्राप्त हो रहे हैं, और चित्त आने की प्रायिकता जैसे कि हम जानते हैं कि P E1 बराबर E1/n लिख सकते हैं, अर्थात संभावित परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 28/50 यहाँ पे हल प्राप्त करने पर 14/25 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से पट आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं P2 बराबर PE2/n 22/50, यानी यहाँ से हम इसको सरल करते हैं तो 11/25 इसका हल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम इसके अथवा में देखते हैं कि एक महिला बल्लेबाज ने 30 गेंदें खेली, और खेली गई कुल गेंदों की संख्या यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं NS बराबर 30 के, और माना कि बल्लेबाज द्वारा चौका मारना है तो NE बराबर 6 हमें प्राप्त हो जाता है, और चौका मारने की जो प्रायिकता है वो इस तरीके से निकाली जा सकती है NA/NS, और यहाँ पे 3/30 के रूप में लिखा जा सकता है, और इस तरीके से 1/5 हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पे नहीं मारने की प्रायिकता ज्ञात करना है तो हम 1 ऋण P के रूप में लिखेंगे, 1 में से 1/5 को घटाएंगे तो 4/5 इसका हल प्राप्त हो जाता है। 2 अंक वाले प्रश्नों में प्रायिकता की परिभाषा लिखना था 15वें प्रश्न में, और इसके अथवा में 2 सिक्कों को एक साथ 50-500 बार उछालने पर हमें निम्न परिणाम प्राप्त हुए, 2 बार 305 बार आता है और एक चित्त 195 बार, तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। परिभाषा कुछ इस तरीके से दी जा सकती है, किसी अभिप्रयोग में अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं, तो यहाँ पे P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या लिखी जा सकती है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसमें हम एक घटना देख रहे हैं, इसमें 2 सिक्कों को 500 बार उछाला जा रहा है और कुल परिणामों की संख्या NS बराबर 500 हमें प्राप्त हो रही है, तो 2 चित्त आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो 2 चित्त आने की संख्या बटे कुल संख्या, तो 305/500 अर्थात 61/500 61/100 लिखेंगे, और इसके बाद एक चित्त आने की प्रायिकता को हमें 195/500 अर्थात 39/100 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न दिया गया है 16वें नंबर पर 3 अंक वाले दी गई आकृति में कोण PRQ बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर है कोण PRT। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आकृति में 2 कोण आपस में बराबर हैं, ये और ये वाला कोण, और यहाँ हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर PRT, अर्थात ये कोण और जो PRT PQS ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो दी गई आकृति में SR एक ऋजु रेखा ले लेते हैं और उसे बिंदु के ऊपर रेखा PQ मिलती है, और कोण PQS PQR एक रेखीय युग्म कोण है, तो PQS और PQR का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। और इसके बाद पुनः PQ एक ऋजु रेखा है, तो जिसके बिंदु R पर रेखा PQR मिलती है, अतः PRT और PQR पर एक रेखीय युग्म कोण बनता है, जिससे हमें PRQ और PRT का योगफल 180 अंश के बराबर प्राप्त होता है। समीकरण 1 व 2 से हम दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमें दिया गया कि PQR और PRQ आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तब इस स्थिति में हम देखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 को जब घटाते हैं तो PQS बराबर PRT हमें प्राप्त हो जाता है। के अथवा में जो प्रश्न दिया गया था वह दी गई आकृति में x y के मान हमें ज्ञात करना है, फिर दर्शाना है कि ये भी समानांतर है CD के। जिस प्रकार से सरल किया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दी गई आकृति में एक रेखा AB तिर्यक रेखा तिरछी रेखा 50 अंश के कोण पर झुकी है, और 50 अंश का कोण x एक रैखिक कोण युग्म बनाता है, तो 50 अंश धन कोण x बराबर 180 अंश हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एक ऋजु कोण बन रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो 180 में से 50 घटाने पर यहाँ से हमें 130 अंश प्राप्त हो जाता है। इसके बाद पुनः ऋजु रेखा CD को एक अन्य तिर्यक ऋजु रेखा काटती है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोण है
एक्स वाई 130 अंश के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो कोण एक्स वाई एकांतर अंतःकोण है, परस्पर बराबर भी हैं, तो वह समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटने से बनते हैं। अतः दोनों ए बी और सी डी रेखाएं आपस में समांतर होंगी। प्रश्न क्रमांक 17 में देख रहे हैं आप एबीसी कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो दर्शाना है कि एबी बराबर एसी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडी भुजा बीसी पर लंब है और एबी बराबर एसी हमें इसे सिद्ध करना है। तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी, ये दो त्रिभुज हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की तुलना यदि हम करते हैं, ये दो कोण आपस में बराबर हैं और ये भुजा विनिष्ट भुजा होगी और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, प्रत्येक 90 अंश के हैं। और इस प्रकार से त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसीडी जो समांतर हैं कोण भुजा कोण से, और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि दोनों समांतर हैं तो दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर हम पाते हैं सीपीसीटी द्वारा ए बी बराबर होगा ए सी के। तो इस कारण से त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। क्रमांक 17 के अथवा में हम जैसा कि देख रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी है और बीईसीएफ बराबर शीर्ष लंब है, तो सिद्ध करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में बी से शीर्ष लंब बी तथा शीर्ष सी से शीर्ष लंब सी एफ खींचते हैं। क्रमशः एसी और एबी पर इस प्रकार खींचे गए हैं कि बी बराबर सी एफ है। अब ये सिद्ध करना है कि एबी बराबर एसी है और त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एसीएफ दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे जैसा हमने ऊपर प्रमेय के अनुसार बताया कि दोनों त्रिभुज आपस में जब बराबर हैं और यहाँ देखते हैं कि जब दोनों बराबर हैं इनकी एबी और एसी भुजाएं सीपीसीटी के द्वारा, तो यहाँ पे एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। क्रमांक 18 में दिया गया था कि सिद्ध करने की सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। और इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। बराबर कोण अंतरित करने वाली प्रश्न हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो वृत्त बनाए दिखाई दे रहे हैं आपको और जिसमें ए बी और सी डी दो क्रमशः जीवाएं हैं अलग अलग वृत्तों की जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं। और यहाँ पे हम इनके यदि ओ से ए बिंदु को और ओ से बी बिंदु को मिला देते हैं और ओ डैश से सी को और ओ डैश से डी को मिला देते हैं, तो यहाँ सिद्ध करना है कोण ए बी बराबर है कोण सी ओ डी के। तो इस तरीके से यहाँ पे हम रचनाएं भी कर लेते हैं और हमें दो त्रिभुज मिल जाते हैं ओ ए बी और ओ डैश सी डी। और इस तरीके से दोनों त्रिभुजों की जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि तुलना करने पर यहाँ पे ए बी बराबर सी डी हमें ज्ञात हैं और ओ ए बराबर ओ डैश सी ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं चूंकि बराबर हैं, और ओ बी बराबर ओ डैश डी तो ये भी त्रिज्याएं हैं बराबर हैं। और इस प्रकार से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे क्योंकि भुजा समरूपता से। अब सर्वांगसमता से देखते हैं हम कि यहाँ पे सी द्वारा ए ओ बी और सी ओ डी कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ एक वृत्त खींच लेते हैं और इस वृत्त में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है ये वृत्त यहाँ पे और ओ एम ए बी पर लंब है और इस तरीके से यहाँ पे दो त्रिभुज निर्मित हो जाते हैं। यदि ओ ए और ओ बी को हम मिला देते हैं तो एक त्रिभुज हमारा ओ एम ए और ओ एम बी दूसरा त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करते हैं और तुलना करने पर पाते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी है, ये वृत्त की त्रिज्या है। और इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा नंबर पे ए एम और बी एम आपस में बराबर हैं क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ए एम बराबर बी एम होगा और ओ एम आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुजों की वनिष्ठ भुजा है। इस प्रकार से यहाँ पे भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम आपस में सर्वांगसम होंगे। और इस तरीके से सीपीसीटी द्वारा यहाँ पे जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे जो दो कोण हैं ओ एम ए और ओ एम बी आपस में बराबर हैं, ये 90 अंश के हमें प्राप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं कि जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। जैसा कि प्रश्न क्रमांक 3 में देख रहे हैं एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 इन गोलों की संख्या के माध्य और माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। और इसी के अथवा में जो प्रश्न दिया गया था कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रक्त समूह ये है और इन आंकड़ों को एक बारंबार आवंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। टीम द्वारा यहाँ पे जो गोल किए गए हैं 10 मैच में यहाँ पे क्रम से दिए गए हैं और इनके माध्य ज्ञात करना है। तो सभी का योग कर लेते हैं, सभी प्रेक्षणों के मानों का योग और कुल संख्या से भाग दे देते हैं तो 28/10 हमें प्राप्त हो जाता है। 2.8 इसका मान होगा और प्रेक्षणों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। और प्रेक्षणों की संख्या चूंकि 10 है सम संख्या के रूप में है तो इसका जो माध्य है उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/2 n/2 पद धन 1/2 धन 1वां पद। तो यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या 5वें धन 6वें प्रेक्षण की संख्या के रूप में प्राप्त होती है। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 3 धन 3 बराबर 6/2 अर्थात 3 हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है तो प्रेक्षण सबसे अधिक 3 4 बार आया है और दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक 3 होगा। इसी के अथवा में जो प्रश्न दिया गया था कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह ये है और इनका एक बारंबार आवंटन के रूप में प्रस्तुत करना था। कुछ इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे रक्त समूह ए बी और ए बी और ओ इस तरीके से लिखा जा सकता है और इसे हम एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं ए वाले 9 हैं, बी वाले 6 हैं, ए बी वाले 3 हैं और ओ वाले 12 हैं। तो कुल 30 यहाँ पे विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से हमने इनको सारणी के रूप में बारंबार सारणी के रूप में प्रस्तुत किए। 20 में आप देख रहे हैं चतुर्भुज के कोण यहाँ पे 3 5 9 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो
इसके अथवा में दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। और चतुर्भुज के कोण यहाँ पे दिए गए हैं, क्रम से हम इन्हें मान लेते हैं 3x, 4x, 6x, 9x और 13x। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। और यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं 12 अंश के बराबर। अब पहला कोण ज्ञात कर लेते हैं 3 गुणित x अर्थात 3 गुणित 12 बराबर 36 अंश, 5x 5 गुणित 12 बराबर 60 अंश और 9x 9 गुणित 12 बराबर 108 अंश और 13x 13 गुणित 12 बराबर 156 अंश। इस तरीके से ये प्रश्न पूरा सरल हो जाता है और आपके चारों कोण ज्ञात हो जाते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वो देख रहे हैं कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। इसे कुछ इस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज हमें दिया गया है और इसमें एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे पर बिंदु D पर O पर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और इसका अर्थ यह है कि कोण AOD बराबर कोण COD बराबर 90 अंश होगा और OA बराबर OC और OB बराबर OD होगा। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे आप उत्पत्ति देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इसका हल लिखकर आना था। जैसा कि हम देख रहे हैं अगला प्रश्न 21वें नंबर का, एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु 90 अंश के कोणों की रचना करना है और कारण सहित रचना की पुष्टि करना है। और इसी के अथवा में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है और कारण सहित रचना लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 90 अंश का एक कोण कैसे खींचा जा सकता है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसे हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक किरण खींचेंगे और इसके बाद इस पे किसी भी यहाँ पे जो किरण का एक बिंदु है, इस बिंदु पर किसी भी लंबाई का एक चाप को फैलाते हुए एक चाप इस तरीके से हम खींच लेते हैं और इस बिंदु पर प्रकार रख के एक चाप यहाँ काटेंगे और इस बिंदु पे प्रकार रखेंगे और एक चाप यहाँ पे और एक दूसरा चाप यहाँ पे काटेंगे और इस बिंदु पर प्रकार रख के एक चाप यहाँ पे खींच लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि एक 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से इसकी रचना हम कर लेते हैं। अब इसकी जो पुष्टि है वो कुछ इस तरीके से की जा सकती है। रचना के बिंदु इस तरीके से लिखना था आपको। किरण AB खींचेंगे और A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचा जो किरण AB को बिंदु P पर काटता है। अब P को केंद्र मानते हुए उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा जो पहले चाप को O पर काटता है। क्योंकि कोण PAQ बराबर 60 अंश है, पुनः Q को केंद्र मानकर उसी AP त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचते हैं जो पहले चाप को बिंदु R पर काटे और कोण QAR बराबर होता है 60 अंश के। तो बिंदु Q तथा R को केंद्र मानकर चाप खींचे जो परस्पर बिंदु C पर काटते हैं। रेखाखंड CA खींचा और CAQ बराबर 30 अंश है। तो इस प्रकार कोण CAB बराबर कोण BAQ बराबर कोण QAC बराबर 60 धन 30 अंश बराबर 90 अंश हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि CAB अभिष्ट कोण हमें 90 अंश का प्राप्त हो जाता है। अब इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं और इसकी रचना भी लिखते हैं। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए BC और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्रकार फैला के B बिंदु से एक चाप ऊपर की ओर काटा और C बिंदु पर प्रकार रखकर दूसरा चाप ऊपर की ओर काटा और इनको आपस में हमने मिला दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है और इसकी रचना कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है। अगला 22वां नंबर का प्रश्न था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। और इसी के अथवा में दिया गया था कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:7 है, उसका परिमाप 300 मीटर है, उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर यहाँ पे हमें परिमाप दी गई है और दो भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात है, तो क्रम से हम इसे A तथा B मान लेते हैं और C भुजा का मान हम ज्ञात करेंगे परिमाप के आधार पे। तो परिमाप 32 सेंटीमीटर में ज्ञात है और उसमें से हम 8 और 11 को कम कर देते हैं, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर में C का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो परिमाप है 2S बराबर 32, इससे हम अर्ध परिमाप S का मान ज्ञात करेंगे 16 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त होगा। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का मान प्राप्त कर लेते हैं और त्रिभुज का जो हीरोन का सूत्र है उसमें हम मान रखते हैं। तो देखते हैं कि मान रखने पर हमें यहाँ पे √ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C प्राप्त हो जाता है और इससे सरल करने पर यहाँ पे 16 गुणित 8 गुणित 5 इसको सरल करने पर प्राप्त हो जाता है। तो 8 करनी 30 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ज्ञात हो जाता है। इसी के अथवा में जो प्रश्न दिया गया था वो कुछ इस प्रकार से है। त्रिभुजाकार भूखंड है, इसमें 3:5:9 की भुजाओं का अनुपात है और परिमाप 300 मीटर दी गई है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि क्रम से 3x, 5x और 7x भुजाओं की माप, और यहाँ से हमने परिमाप से हमने x का मान ज्ञात कर लिए तो 20 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक भुजा ABC का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा 60 और 100 और 140 मीटर के बराबर। अब हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हुए हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। S बराबर 60 धन 140/2 बराबर 150 मीटर प्राप्त हो जाती है। और इससे सूत्र जो हमारा √ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C है उसमें मान रखते हैं। तो मान रखने पर हमें 1500 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है।
23वां नंबर का जो प्रश्न दिया गया था 4 अंक वाला, यदि एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना और बेलन का आयतन भी ज्ञात करना, जबकि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना। और इसी के अथवा में दिया गया था कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 वर्ग घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना, जबकि पाई बराबर 3.14 है। 23वां प्रश्न में यहाँ पे हमें बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 ज्ञात है वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, और मान लेते हैं कि आधार की जो त्रिज्या आर है और बेलन की जो ऊंचाई है वह एच के बराबर है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके आधार पे हम मान रखते हैं 2πr/h बराबर 94.2। तो यहाँ से हमें त्रिज्या का मान ज्ञात हो सकता है और इसे हम सरल कर लेते हैं तो त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं तो सूत्र रखेंगे πr² के बराबर, और जैसे ही सूत्र रखते हैं इसमें मान रखने पर यहाँ पे हम पाते हैं कि 3.14, पाई का मान 32, आर का मान यहाँ से हम देखते हैं कि 3 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें 3 की घात 2 है, और इस तरीके से सरल करने पर 141.3 घन सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है बेलन का आयतन। अब इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था इसमें शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर ज्ञात है, और साथ ही ज्ञात है शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर के, और यहाँ शंकु का आयतन जैसे कि हम जानते हैं 1/3 πr² होता है, तो 1570 इसके बराबर रखते हैं और r² बराबर यहाँ से पक्षांतर करेंगे 1570 गुणित 3/पाई इंटू h, तो यहाँ से पाई का मान 3.14 रखेंगे और h का मान 5, और सरल करेंगे तो यहाँ पे हमें r² का मान 100 के बराबर प्राप्त हो जाता है। और कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि r² बराबर 10 की घात 2, और यहाँ से हम त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर प्राप्त कर लेते हैं। तो शंकु की आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये था आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो कि संपन्न हुआ है, और आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा गया होगा। इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।